नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं भाई। प्रिपरेशंस अभी हमारी पूरी नहीं हुई हैं तो उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट जो भी वीडियो बनाई थी उसमें हमने कुछ की थी 2-3 प्रिपरेशंस के मेथड, जिसमें पहले अल्कोहल से पढ़ा था, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड कीटोन, और उसके बाद एसिड क्लोराइड से कुछ प्रिपरेशन पड़ी थी। ठीक है, तो उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब है अगली फोर्थ मेथड, जिसमें हम नाइट्राइल्स RCN जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखो, बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, दोनों को ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनसे बनेंगे क्या, सिर्फ कीटोन बनेंगे, और कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ब्लर है लेकिन दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले RCN किससे प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम, नाइट्राइल से। ठीक है ना, CN कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जो CN ये होता है इसको नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, किसके साथ पढ़ेगी प्रिपरेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक RMGX या फिर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के साथ। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर यूज़ किया जाता है कि अगर कहीं भी वाटर इवॉल्व होगा तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल ऐड होगा, सब्सटीट्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, वही बात फिर से। अब यहाँ पर देखो RMGX, क्या पोलैरिटी होती है इनकी, बार बार पढ़ा है। मैग्नीशियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू कार्बन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो वो किसके ऊपर अटैक करेगा, R नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा इस तरह से, और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी शिफ्ट कर देगा। तो R जो ग्रुप होगा वो अटैच हो जाएगा कार्बन से, और ये जो MgX ग्रुप बचेगा ये एज अ सॉल्ट की फॉर्म में, यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये जो एंटिटी है ये अटैच हो जाएगी नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो एक एडिशन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा जो यहाँ पर इन्होंने शो किया है ब्रैकेट के अंदर ये। ठीक है, जब ये एडिशन प्रोडक्ट की फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो साथ में अमोनिया निकल जाता है और हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाता है कीटोन्स। एल्डिहाइड इस मेथड से नहीं बना सकते। एल्डिहाइड अगर बनाने होंगे तो हम नाइट्राइल से नहीं, कंपाउंड से नहीं बना सकते, हम HCN की हेल्प से बना सकते हैं, जो इन्होंने सबसे नीचे यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। बीच में ये 2 एग्जाम्पल तुम्हें दिए हैं समझने के लिए कि अगर बेंजोनाइट्राइल ले लें जैसे यहाँ पर, और मिथाइल लिथियम के साथ, तो हम क्या बना सकते हैं, एसीटोफिनोन बना सकते हैं। ठीक है, बात कर रहे थे कि ऊपर बनेगा प्रोडक्ट कीटोन, नीचे अगर एल्डिहाइड बनाना है तो RCN नहीं ले सकते फिर हम, क्योंकि फिर तो दोनों तरफ R पार्ट आ जाएगा कार्बोनिल के। ठीक है ना, अगर एक तरफ H चाहिए तो वो हम HCN लेकर चलें तभी आ सकता है। ठीक है ना, ये यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, एक प्रिपरेशन अब किससे पड़ी, नाइट्राइल ग्रुप से। नाइट्राइल ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में या कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और अच्छा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये पहले शायद तुमने कभी नहीं पढ़ा है, कईयों ने पढ़ा होगा शायद। ठीक है, तो 1,3 डाइथाइन ये कंपाउंड एक होता है, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अभी भी नहीं पढ़े होंगे शायद, फाइनल ईयर में ही पढ़ोगे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है हीट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, हीट्रोसाइक्लिक, ये सब अभी पढ़े नहीं होंगे, लेकिन एरोमेटिक जैसे होते हैं लेकिन एरोमेटिक नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इनका नाम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ये नीचे इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, 1,3 डाइथाइन का स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने यही बता रखा है कि 1,3 डाइथाइन होता क्या है, कैसे बनाते हैं, और फिर आगे इससे हम आगे एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने देखो फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, फिर डाइथायोल डाला है। ये किसका डेरिवेटिव फॉर्म लग रहा है तुम्हें, एल्कोहल की डिराइव्ड फॉर्म नहीं लग रही। दोनों तरफ OH को हटाकर क्या लगा रखा है, SH ग्रुप। तो SH जो होता है वो थायोल कहलाता है, थायोल, और दोनों तरफ SH है तो डाइथायोल कंपाउंड एक ये है। ठीक है, 1,3 प्रोपेन डाइथायोल, बीच में जो 3 कार्बन चेन है उनको प्रोपेन बोल देंगे। ठीक है ना, तो इन दोनों को अगर रिएक्ट करा दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम क्या है, 1,3 डाइथाइन। ये 1,3 डाइथाइन तो इसका नाम इन जनरल रख दिया है, कॉमन नेम है। प्रॉपर नेम इसका देखो यहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 1,3 डाइथाया साइक्लोहेक्सेन। ये एक साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, देखो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है।
ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है ये। साइक्लोहेक्सेन क्या होते हैं? एल्केन्स की एक टाइप है ना। इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं चेन बनाकर, ठीक है। अब इन 6 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक है। अब इनमें से 2 ये 1 3 पोजीशन पर अगर कार्बन हटाकर सल्फर आ जाए तो उनको क्या बोलेंगे? 1 3 डाईथाया। एस को, सल्फर को थायो ग्रुप से जानते हैं ना हम, थाया। तो 1 3 डाईथाया साइक्लोहेक्सेन कह लो, या फिर 1 3 डाईथाइन कह लो सीधा, ठीक है ना। तो हमारी मेन रिएक्शन स्टार्ट होगी इस कंपाउंड से। और ये कैसे बना है वो यहाँ पर तुम्हें समझा दिया है, रफली सा आइडिया दे दिया है। बहुत डीप में नहीं बताया कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा आइडिया ये हो गया कि ये बना कैसे होगा, ठीक है ना। ये ऊपर जो 3 ऐसे दिख रहे हैं ना तुम्हें, ऐसे, ये यहाँ पर CH2 ग्रुप्स हैं यहाँ पर, जो कि ये प्रोपेन के थे। ये इनको ऐसे यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है, तो तुम्हें क्लियरली होना चाहिए कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। पूरा स्ट्रक्चर खोल के नहीं लिखेगा वो, ठीक है ना। और बीच में जो ये एल्डिहाइड का के 2 नीचे आएंगे, यहाँ सल्फर आ जाएगा, नीचे HCHO का जो CH2 पार्ट आ जाएगा वो यहाँ बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तुम्हें थोड़ा सा अब क्लियर हो गया होगा क्या है ये 1 3 डाईथाइन, ठीक है। इंटरेस्टिंग होती हैं इसकी रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये नीचे CH2 ग्रुप है ये वाला, इसकी जो दोनों हाइड्रोजन्स होती हैं वो समवट एसिडिक होती हैं। इतनी भी एसिडिक नहीं होती कि तुम NaOH डालो और वो इवॉल्व हो जाएंगी, नहीं। एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ही वो इवॉल्व होंगी। मतलब ये एक वीक एसिड होता है, वीक प्रोटोनिक एसिड, जैसे इन्होंने लिखा है। प्रोटोन निकालते हैं उन्हीं को तो प्रोटोनिक एसिड्स बोलते हैं ना। प्रोटोन निकल सकते हैं जिनमें से, ठीक है, प्रोटोन दे देते हैं अपना, ठीक है। तो ये एक वीक प्रोटोनिक एसिड है, वो इतना वीक है कि हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ेगा इन हाइड्रोजन्स को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर N-ब्यूटाइल लिथियम यूज़ किया है, ठीक है ना। ये जो N-ब्यूटाइल लिथियम लिख देता है ना, तो इसका मतलब N-ब्यूटाइल लिथियम, अगर शॉर्ट में लिखे तो, पूरा खोल के ना लिखे तो ब्यूटाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज और लिथियम के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मेटल है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव स्पीशी है ये इवॉल्व करेगी, किसको निकालेगी? प्रोटोन को। किस में से? 1 3 डाईथाइन में से, ठीक है। और एक कार्बन आयन जनरेट कर देगी। ये जो कार्बन आयन जनरेट होगा यही फर्दर आगे रिएक्शन शो करेगा अल्काइल हैलाइड्स के साथ, और हमें क्या बना देगा? एल्डिहाइड और कीटोन्स। कैसे बनाएगा? देखो, सबसे पहले इन्होंने अलग अलग समझाया कि एल्डिहाइड कैसे बनाना है और कीटोन कैसे बनाना है। तो सबसे पहले एल्डिहाइड को लेके चल रहा है। सबसे पहले क्या लिखा है इसने कि 1 3 डाईथाइन का जो कार्बन आयन बनता है, कार्बन आयन कैसे बनेगा? जब तक हम ये नहीं डालेंगे तब तक कार्बन आयन नहीं बनेगा। N-ब्यूटाइल लिथियम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ये भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इस तरह का सॉल्वेंट यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो जब तक ये नहीं डालोगे तब तक ये एनायन नहीं बनेगा, और ये एनायन नहीं बनेगा तो ये आगे कोई रिएक्शन नहीं देगा जिससे हम एल्डिहाइड बना सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कार्बन आयन बनाना है। ये कार्बन आयन स्टेबल होता है, क्यों होता है? क्योंकि जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है उसके दोनों तरफ एडजेसेंट पोजीशंस पर सल्फर एटम है, और सल्फर एटम एज़ कम्पेयर टू कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट कर लेंगे और कार्बन आयन थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी स्पीशी क्यों बनती है? वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनती है। तो ये कार्बन आयन थोड़ा सा स्टेबल है तभी इसकी फॉर्मेशन हुई है। अगर ये अनस्टेबल होता तो ये कभी भी इसकी फॉर्मेशन ही नहीं होती, ठीक है ना। तो ये दोनों सल्फर जो है ये इसको सपोर्ट कर रही हैं कि इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एकोमोडेट हो सकता है, ठीक है। तो आगे जो रिएक्शन है वो देखो, RX सीधा लिख रखा है एल्डिहाइड वो एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है ना। रिएक्शन शो करेगा हमारा कार्बन आयन और इस तरह से एक स्पीशी बन जाएगी जिसको थायोएसिटल कहते हैं। तो मैं समझा रही थी थायोएसिटल बन जाएगा, ठीक है। थायोएसिटल एक स्पीशी बन गई है। अब इसका अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस देखो किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, HgCl2 इन प्रेजेंस ऑफ मीथेनॉल, या फिर और किसके साथ लिखा हुआ है, एक्वस एसीटोनाइट्राइल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम एक ही याद कर लेना, सिर्फ क्या है ये, मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ, ठीक है। मर्क्यूरस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ मीथेनॉल में अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? देखो, एल्डिहाइड, ठीक
ठीक है, यहाँ पर ये बन गया है। एक तरह से तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, एस एस, ये इस तरह की स्पीशी, यहाँ पर कार्बन था, यहाँ पर आर एच। अब हाइड्रोलिसिस के एडिशन ऑफ वाटर ही समझ लो, तो दोनों तरफ ऊपर देखो एच ऐड हो जाएगा और कार्बन की तरफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इस तरह से जिसको अगर लर्न करने में थोड़ी दिक्कत आए कि ये कैसे हाइड्रोलिसिस के ये प्रोडक्ट कैसे बने, समझने के लिए ऐसा एक्चुअल में लिख मत आना कि दोनों तरफ ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो गए और नीचे ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ याद रखने के लिए कि हाइड्रोलिसिस पर मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, एल्डिहाइड, ठीक है। एक और एग्जांपल देके फिर समझाया है, ठीक है। इन जनरल लेके चला था, ऊपर RX ले लिया था, अब की बार यहाँ पर देखो क्या लिया है, इथाइल ब्रोमाइड ले लिया है, ठीक है ना। एक प्रॉपर कंपाउंड लेके चला है अब की बार, ठीक है। तो क्या बन रहा है यहाँ पर देखो, एक एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। अगर कीटोन्स की सिंथेसिस करनी हो तो फिर क्या डिफरेंस आएगा, तो सबसे पहले 1,3 डाइथायन लेके चलेगा, उसका क्या बनाएगा, कार्बन आयन बनाएगा विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, बना लिया। उसके बाद अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराएगा और थायोएसिटल बनाएगा। अब इस थायोएसिटल का डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर देते तो एल्डिहाइड ही बन जाता है, लेकिन इस थायोएसिटल को हमें पहले थायोकीटल में कन्वर्ट करना है, और वो कैसे होगा, एक और मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट कर देंगे, किसके, अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड के एक और मॉलिक्यूल आएगा। अब देखो यहाँ पर अभी भी थायोएसिटल में अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो अगर एक फिर से स्ट्रॉन्ग बेस अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दें रिएक्शन मिक्सचर में किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस की, तो ये हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर से एक कार्बन आयन बनेगा। अब ये कार्बन आयन फिर से क्या कर सकता है, एक और मॉलिक्यूल आएगा किसका, अल्काइल हैलाइड का, उसके साथ ट्रीट कर सकते हैं, तो थायोकीटल। अब थायोएसिटल और थायोकीटल में डिफरेंस देखो, थायोएसिटल में एक तरफ R है एक तरफ H है, थायोकीटल में दोनों तरफ R ग्रुप है, तभी तो कीटोन बनेगा, अदरवाइज तो एल्डिहाइड ही बन जाना था, ठीक है। अब इस थायोकीटल का हाइड्रोलिसिस वही मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ कर देंगे और हमें मिल जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट कीटोन, ठीक है। तो ये पढ़ी हमने 1,3 डाइथायन से किसकी प्रिपरेशन, एल्डिहाइड और कीटोन की। आसान रिएक्शंस हैं बहुत, इतनी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल लिख के दिखाएगा, ठीक है, इस पेज पर ऊपर लिखे हुए हैं। एक एग्जाम्पल ये भी समझाएगा कि एल्डिहाइड को डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो कीटोन में, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखो बेंजेल्डिहाइड को कन्वर्ट कर रहा है देखो कीटोन में। तो जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ी 1,3 डाइथायन की प्रिपरेशन हमने फॉर्मेल्डिहाइड से ही पढ़ी थी, एक एल्डिहाइड से ही बना है ये, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से बना था। अगर उस फॉर्मेल्डिहाइड की जगह एक क्या ले लूँ, दूसरा एल्डिहाइड ले लूँ, ठीक है, तो मतलब हम बेंजेल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें एक कीटोन में, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, फिर से वही डाईथायोल मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट कर देंगे तो हमें यहाँ पर थायोएसिटल मिल जाएगा। अब थायोएसिटल को पहले थायोकीटल में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है ना, किसके साथ ट्रीट करके, एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, इस हाइड्रोजन को जो कि ये एसिडिक है इसको एब्स्ट्रैक्ट किया, कार्बन आयन बना, कार्बन आयन ने अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया और यहाँ पर ये जो बना है ये थायोकीटल कंपाउंड एक, अब इसका हाइड्रोलिसिस तो हमें कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, समझ के पढ़ोगे तो, ठीक है। उसके बाद एल्कीन्स से अगर एल्डिहाइड और कीटोन बनाना हो तो ये रिएक्शन तो हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं, 12th या 11th से। ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं, ओजोनाइड बनते हैं और वो ओजोनाइड रिडक्टिव क्लीवेज करके, मतलब रिडक्टिव उनका वो कर दें क्लीवेज, तो क्या दे देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दे देते हैं, ठीक है ना। ये रिएक्शन हमने 12th में पढ़ दी थी शायद, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो इथिलीन से बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, ओजोनाइड ये बीच में बना है, ठीक है। इसका अगर फर्दर रिडक्शन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डाला जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन जो निकलता है उसको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर देखो ये नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, इसका ब्रेकेज देखो इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे शो करता है। अब ये थोड़ा शो नहीं हो पा रहा है, देखो इधर देखो, अगर कर पाती हूँ तो इस ओजोनॉइड में देखो ये वाली क्लीवेज ऐसे शो नहीं करते हम, ऐसे। ये जो नीचे वाला ऑक्सीजन है ये तो इस वाली एंटिटी के साथ चला गया और इधर वाला ऑक्सीजन इस वाली के साथ, जो ऊपर ऑक्सीजन है ये वाला, ये नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में बच जाता है और इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है जिंक, इसीलिए जिंक डाला है, ठीक है। तो अब दोनों तरफ देखो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, वो क्लियरली तुम्हें दिख गया होगा। अब कैसे पता चलता है कि प्रोडक्ट क्या है। अब देखो अगर इस मॉलिक्यूल में जो ये इथिलीन से इन्होंने ओजोनोइड बनाया है, देखो इथिलीन का ओजोनोइड क्या बनाया है, पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं, CH2
ये ओजोनॉइड एक बना है इथिलीन मॉलिक्यूल का, ये सी है, ठीक है। तो इसको मैंने कह रही थी कि ब्रेक कैसे करना होता है, तो ब्रेक ऐसे शो करते हैं हम, ठीक है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ से HCHO तुम्हें दिख रहा होगा, और इधर से भी HCHO, यानी कि दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के बनते हैं विद द हेल्प ऑफ इथिलीन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं इसके। तो हम अगर किसी ने AIEEE या आगे पीछे वो एग्ज़ाम दिए होंगे मेडिकल वाले, तो तब भी पढ़ते हैं इससे तो क्वेश्चन आते थे भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ठीक है। एल्काइंस से अगर प्रिपरेशन करना हो एल्डिहाइड और कीटोन का, तो उसके दो मेथड दे रखे हैं। पहला डायरेक्ट हाइड्रेशन, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब पहले एक बोरेन का मॉलिक्यूल ऐड करना और फिर उसको ऑक्सीडाइज कर देना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये नीचे वाला पोर्शन है जो यहाँ पढ़ रहे हैं, और ऊपर क्या है डायरेक्ट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, अगर तुम सिंपली समझो कि वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दे तो इस तरह की एक स्पीशी बन जाती है, देखो। और ये स्पीशी जो बन रही है बीच में विनाइल अल्कोहल जो इन्होंने नाम दिया है, ये टॉटोमराइज होकर खुद को स्टेबलाइज कर लेगा और एक एल्डिहाइड या कीटोन का मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है। अब देखो एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड बनेगा, बाकी जितनी भी सब्सटीट्यूटेड वो होंगी क्या एल्काइंस मॉलिक्यूल होंगे उनसे सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनेंगे। अगर दोनों तरफ H है तो ही एसिटल्डिहाइड बन रहा है, अदरवाइज एसिटल्डिहाइड नहीं बनेगा। और फॉर्मेल्डिहाइड तो इससे बनाने की भूल ही जाओ, फॉर्मेल्डिहाइड इससे नहीं बन सकता, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हम इस प्रोसेस से। यहाँ पर देखो तो हाइड्रेशन के लिए यूज़ क्या किया है, डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरस सल्फेट, ठीक है ना, HgSO4 एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री, या फिर 100 तो नहीं है 333 केल्विन, 373 से तो कम ही है, ठीक है। यही सब है भाई इसमें। नीचे देखो दो एग्जांपल दे दिए हैं फिर तुम्हारे लिए, टॉटोमराइज़ करके कैसे, टॉटोमराइज़ करना तो सबको आता ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल कैसे इसमें कन्वर्ट हो गया ये सबको पता होना चाहिए, टॉटोमराइजेशन क्या होता है। 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट को ही तो हाइड्रोजन शिफ्ट, जैसे यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन पर वो, सॉरी हाँ, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन है वो शिफ्ट कर जाए इस कार्बन के ऊपर, ठीक है ना, 1,3 शिफ्ट कहेंगे इसको, ठीक है। ऊपर वाला जो पोर्शन है एल्काइंस का उसमें हमने डायरेक्ट हाइड्रेशन कर दिया, नीचे वाले में पहले हाइड्रोबोरेशन मतलब एडिशन ऑफ अ बोरेन मॉलिक्यूल। बोरेन क्या होता है अब BH3, बोरेन का मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इसकी एडिशन कर दें। अब बोरेन एज सच तो प्रेजेंट होता नहीं है, सबने ये भी पढ़ा होगा B2H6 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो B2H6 ही लिखा होगा, ये ऐसे नहीं लिखा होगा। लेकिन हमें पढ़ना क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल की एडिशन हो रही है, यही पढ़ते हैं ना आज तक हम। अगर फर्स्ट ईयर में एल्डी है ये एल्कीन्स और एल्काइंस के चैप्टर आते हैं अलग अलग बिल्कुल प्रॉपर, तो पढ़ा भी होगी वहाँ पर ये रिएक्शन। BH3 के मॉलिक्यूल की एडिशन समझ सकते हैं हम किसको, हाइड्रोबोरेशन को। एक तरफ H ऐड हो जाता है और दूसरी तरफ BH2 पार्ट ऐड हो जाता है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये एज सच तो प्रेजेंट रहता नहीं, ये तो डाइमर बना के रहता है, तो B2H6 लिखा होता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। तो एक तरह से ये देखो यहाँ पर एडिशन, और ये एडिशन मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग ही होती है। नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही होगा यहाँ पर भी। इस तरह से एडिशन हो जाएगी यहाँ पर एक BH3 मॉलिक्यूल की, फिर इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दें तो ये जो BH2 पार्ट जहाँ ऐड होता है, सॉरी BH2 पार्ट जहाँ ऐड होगा वहाँ OH आ जाएगा, वही फिर से एक इस तरह की स्पीशी बनेगी, इनॉल फॉर्म बनेगी, और वो फिर टोटोमराइज होकर हमें क्या दे देगी, कार्बोनिल ग्रुप जनरेट कर देगी। यहाँ पर कीटोन बन रहे हैं देखो, ठीक है। नीचे एग्जांपल दे रखे हैं 2-3, ये पढ़ लेना भाई तुम। नीचे एक एग्जांपल में यहाँ पर ये समझा रखा है कि अगर बोरेन को एज सच यूज़ ना करके डाइबोरेन को हिंडर्ड बोरेन्स लिए जाते हैं, स्टीयरिकली हिंडर्ड मतलब बड़ी बड़ी, जिनमें जैसे अगर BH3 ना लेके B2H6 ना लेके इन हाइड्रोजन्स को किसी बड़े बड़े ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए, तो इस तरह के बोरेन्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि हम एल्डिहाइड बना सकें। और क्यों बना सके वो उसका रीज़न यहाँ पर दे रखा है, तुम पढ़ लेना भाई। जैसे यहाँ पर देखो H हटाकर जो R ग्रुप लगाया हुआ है वो R ग्रुप इतना बड़ा है, ठीक है। ये देखो, ठीक है।
लास्ट प्रिपरेशन किन की, एल्डिहाइड कीटोन की। एलिफेटिक पार्ट पढ़ रहे थे अभी तक हम, ये भी किसी ने अगर ध्यान दिया हो तो एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन बना रहे थे, ना कि एरोमेटिक। तो उसमें लास्ट प्रिपरेशन आ गई है एसीटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, अब आधे बच्चे तो ना ये नाम देखते ही छोड़ देते हैं, ये नाम ही याद नहीं होगा या फिर इसका स्ट्रक्चर ही नहीं लिख सकते हम। तो जिनको इन सब में प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहले समझाने की कोशिश करती हूँ। ये क्या होता है, एसिटिक एसिड। अगर मैं इसका अब क्या बनाना चाहूँ, इससे एक एस्टर बनाना चाहूँ, तो मुझे इस H की जगह यहाँ पर मैंने लगा दिया C2H5। तो अगर इसकी नेमिंग अगर किसी की एस्टर्स ने पिछले सैम में हमने एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव पढ़े थे, तो इनकी कैसे की जाती है नेमिंग एस्टर्स की। जो लास्ट पोर्शन होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल। सबसे पहले इस ग्रुप को बोलेंगे इथाइल। अब ये एसिटिक एसिड का एस्टर बना था तो इथाइल एसीटेट, इसका नाम क्या होगा, इथाइल एसीटेट। ठीक है, अब अगर इस H को हटाकर मैं क्या लगा दूँ, एक एसीटो ग्रुप लगा दूँ। एसीटो ग्रुप होता है COCH3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये यही नहीं बन जाएगा तुम्हें जो यहाँ पर दिख रहा है। देखो इस H को हटाकर, इन 3 H में से एक H हटाकर मैंने COCH3 ग्रुप लगा दिया, तो ये यही फॉर्म आ जाएगी जो यहाँ पर हम पहले अपना रिएजेंट लेके सबस्ट्रेट लेके चल रहे हैं। और उसका नाम क्या है, एसीटो एसिटिक एस्टर। ठीक है ना, एसीटो ये ग्रुप लगा दिया है इसलिए एसीटो आया है। ठीक है, इस एसीटो एसिटिक एस्टर का दूसरा नाम भी ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, जिनको अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो वो उस नाम से पढ़ सकते हैं, इथाइल एसीटो एसीटेट भी बोल सकते हैं इसको। इथाइल इसकी वजह से आया है जो ये लास्ट में ग्रुप प्रेजेंट होता है, इथाइल, फिर एसीटो और फिर एसीटेट, इसकी वजह से। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकती। जो यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, या फिर इसका नाम इथाइल एसीटो एसीटेट, कहीं पर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हो तो तुम कैसे लिखोगे इथाइल। तो मतलब सबसे पहले तो एस्टर वाले पार्ट का पिछला पार्ट लिखा होता है, तो इथाइल ये पीछे आ गया देखो। फिर एसीटो, ये ग्रुप लगा हुआ है इसका मतलब कहीं पर। ठीक है, कहाँ पर, हमारी बेसिक फॉर्म में। और एसीटेट, इस बीच वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, एसीटेट ही तो कहते हैं, क्योंकि ये एसिटिक एसिड का क्या था, एस्टर बना रखा है। तो एसिटिक एसिड CH3COH होता है ना, इसलिए। तो थोड़ा समझ के पढ़ोगे तो ये मुश्किल नहीं होती हैं ये चीज़ें। तो इनसे बना रहे हैं हम एक क्या, मिथाइल कीटोन। यहाँ पर जो भी बनेंगी वो इस तरह की कीटोन्स बनेंगी जिनमें एक तरफ मिथाइल पार्ट ही आए, CH3। ठीक है, तो कैसे करते हैं, अब इन मॉलिक्यूल्स की खास बात ये होती है कि यहाँ पर ये जो बीच में हाइड्रोजन्स होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन्स होते हैं। क्यों है भाई एसिडिक, क्योंकि दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है। देखो लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। इस वजह से ये हाइड्रोजन्स क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं। मतलब इनको इजीली एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और ये जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबलाइज्ड भी तो हो जाता है ना, इसी वजह से तो वो बनेगा। दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप है तो दोनों तरफ स्टेबलाइज्ड हो सकता है जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा अपॉन रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है ना, तो एक देखो यहाँ पर देखो क्या ले रखा है, एक बेस ले रखा है या फिर सॉल्ट कह लो अभी, C2H5ONe। ठीक है ना, किसका सॉल्ट ले रखा है ये, C2H5OH का। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया उन्होंने, एब्स्ट्रैक्ट किया है हाइड्रोजन को, और एक क्या बन गया है यहाँ पर देखो, सॉल्ट फॉर्म बन गई है इस कार्बन पर। यहाँ पर ये बहुत ही धुंधला दिखाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पर क्योंकि एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया है। और बाहर देखो पूरी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर Na पॉजिटिव, यानी कि एक ही सॉल्ट फॉर्म बनाती है। अब ये कार्बन आयन रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है ना, इस तरह से जैसे इन्होंने शो किया है। ठीक है, तो यहाँ पर R ग्रुप ऐड हो गया है उस कार्बन पर जहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ था। अब आगे तो फर्दर सिर्फ ये जो एस्टर वाला पार्ट है उसको हाइड्रोलाइज कर रहा है, इस एस्टर वाले पार्ट को हाइड्रोलाइज कर देगा, ताकि ये वाला पोर्शन अगर हम ख़त्म कर दें ये वाला, तो ये कीटोन नहीं दिख रहा तुम्हें अभी। ठीक है ना, तो इसको हाइड्रोलाइज ईजिली, एस्टर की हाइड्रोलिसिस बहुत आसान, एसिडिक भी हो सकती है बेसिक भी हो सकती है। तो एक्वस KOH की प्रेजेंस में ये कर रहा है। तो पहले इसका एक सॉल्ट फॉर्म बन गई है, और उसके बाद अब बेस हाइड्रोलिसिस की है इसने, KOH डाला है, इसलिए देखो यहाँ पर COOK बना है। अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करता तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते। ठीक है ना, अब पहले क्या डाला, बेस डाला, फिर उसकी
थोड़ी देखो H3O पॉजिटिव, फिर एसिडिफाई किया तो एसिड फॉर्म में आया, और जैसे ही एसिड फॉर्म में आया उसका डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया बाय हीटिंग। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पर, एक मिथाइल कीटोन। ठीक है, अगला भाई, अभी तक जो भी प्रिपरेशंस के मेथड पढ़ रहे थे उनमें हम एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे थे, अब बनाएंगे एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक में सबसे पहले है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल बेंजीन्स, कीटोन्स कह रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला मेथड है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ ट्रीट कराना इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, डाई एसीटेट फॉर्म यहाँ पर एक जनरेट हो जाएगी। जैसे ये डाई एसीटेट फॉर्म बनी उसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो एल्डिहाइड बन जाते हैं। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर ये समझाइए, जो डाई एसीटेट बना है इसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है GEM, इसका मतलब आधे बच्चों को तो पता होगा और आधों को नहीं, जेमिनल बोलते हैं। ठीक है ना, जेमिनल विसिनल अगर किसी ने पढ़ा है। जेमिनल सेम कार्बन पर 2 ग्रुप अटैच होना, सेम ग्रुप्स, और एडजेसेंट पर प्रेजेंट होंगे तो उनको विसिनल कहा जाता है, अगर किसी ने पहले पढ़ा है तो। ठीक है, इसलिए ये जैम लिखा हुआ है, तो आधों को तो पता ही नहीं होगा ये जैम क्या लिखा हुआ है, GEM। ठीक है, अब नीचे इटार्ड रिएक्शन एक स्टार्ट कर रहा है। इटार्ड रिएक्शन में क्या करेगा, इस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को डायरेक्ट यूज़ ना करके इसका एक सॉल्ट फॉर्म ले रहा है। ये देखो, इसको क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, CrO2Cl2। ये रिएक्शन भाई इस चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सब इम्पॉर्टेंट है। आगे वो और भी आएंगे, एल्डोल से लेके और पर्किन मैनेज, बहुत सारी हैं, विटिग रिएक्शन, बहुत कैनिज़ारो, तो नेम रिएक्शन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर तुम नेम रिएक्शन तो यूँ समझ लो कि इस चैप्टर से हमें नेम रिएक्शन ही करनी है। ठीक है, तो नेम रिएक्शन जहाँ भी आ जाए थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ यहाँ पर ट्रीट करा रहा है किसको, टॉल्वीन को, फिर वही बन रहा है, एक डाई एसीटेट फॉर्म बन रही है। ठीक है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स लिख दिया है यहाँ पर, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब की बार थोड़ा सा चेंज किया था बस, अदरवाइज़ पहले में क्या था, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज़ किया था। हेलोजिनेशन के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तीनों ही केसेस में देखो जेमिनल कंपाउंड्स बना रहा है तभी एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो रहा है। देखो यहाँ पर भी हेलोजिनेशन जो कर रहा है किस तरह से कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कर रहा है। ठीक है, और फिर जो बन रहा है डाई हेलाइड, एक कंपाउंड बन रहा है जेमिनल डाई हेलाइड, फिर उसका हाइड्रोलिसिस, और फिर हमारे पास ग्रुप जनरेट हो रहा है क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर एल्डिहाइड ही यूजुअली फॉर्म होएगा इस प्रोसेस से, तो कीटोनिक जहाँ आएगा तब लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट्स में जैसे यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है थर्ड मेथड में। सेकंड में देखो, सेकंड में भी एक एल्डिहाइड ग्रुप ही जनरेट कर सकते हैं थ्रू रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन हमने फिनोल्स में पढ़ी है, फिनोल्स की प्रॉपर रिएक्शन होती है वैसे ये, लेकिन यहाँ पर भी हम पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप जनरेट हो रहा होता है वो CHO ग्रुप ही तो है। ठीक है, तो CHO ग्रुप एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी इसको मेंशन किया गया, अदरवाइज फिनोल्स की रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर देखो किसके बीच में, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, और ग्रुप जनरेट होता है क्या, CHO। अब यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू पैरा। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, और यहाँ पर देखो एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करा रहा है सिंपल किसको, बेंजीन को। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और ग्रुप क्या लग रहा है, देखो यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप जनरेट हो गया, एरोमेटिक कीटोन्स बनेंगे यहाँ पर तीनों ही केस इस केस में। ठीक है, तो ये तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं, अल्काइलेशन नहीं असाइलेशन बोलेंगे इसको। ठीक है, असाइल ग्रुप जो RCO जो ग्रुप लगा है इसको असाइल ग्रुप कहते हैं। तो असाइलेशन ये रिएक्शन हम बहुत पहले से पढ़ते हैं, ये भी 12th से। ठीक है, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन गेटरमैन कोच सिंथेसिस या फिर सिंपली गेटरमैन सिंथेसिस। यहाँ पर दो तरीके से पढ़ाएगा भाई, गेटरमैन कोच या फिर गेटरमैन सिंथेसिस। तो जो ऊपर मेंशन कर रखी है वो गेटरमैन कोच है, और जो यहाँ मेंशन कर रखी है वो गेटरमैन सिंथेसिस है। गेटरमैन कोच सिंथेसिस में देखो
हमारा रिएजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl है, लेकिन गेटरमैन सिंथेसिस में HCN है। ठीक है, HCN है। ऊपर देखो अब गेटरमैन कोच में देखो, हम जनरेट करना चाहते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो हमारे बेंजीन मॉलिक्यूल से ट्रीट कर सके। तो ये हमारा मेन पर्पस है डेवलप करना। वो कैसे डेवलप किया है इन्होंने, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की हेल्प से किया है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है तो तुम्हें थोड़ा ध्यान से पढ़नी है। सबसे पहले क्यूप्रस क्लोराइड CuCl विल ट्रीट विद कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह से एक फॉर्म बना लेगा। ठीक है, अगले स्टेप में फिर ये मॉलिक्यूल ट्रीट करेगा किस किस के साथ, HCl और AlCl3। ठीक है, AlCl3 जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होता है एल्यूमिनियम का, तो ये इजीली अपने पास ऐसे मॉलिक्यूल को अटैच कर सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे Cl नेगेटिव को इन्होंने यहाँ पर अटैच कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा मेन पर्पस था ये जनरेट करना। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक तरह से कह लो रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द स्पीशीज़ जो भी बीच में बनती है। जो पॉजिटिव चार्ज रिंग पर जनरेट होता है वो मोबिलाइज होता है, मतलब रिंग के ऊपर मूव करता रहता है। तो इस तरह से उसको हम एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो डॉटेड से दिखाया ना अंदर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मोबाइल है वो चार्ज, मतलब मूव कर रहा है, कभी किसी कार्बन पर है कभी किसी कार्बन पर। ठीक है, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोटॉन लूज़ करेगा और हमें क्या दे देगा, देखो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गेटरमैन कोच सिंथेसिस। कोच मतलब जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ किया है, और सिंपली गेटरमैन सिंथेसिस या गेटरमैन फॉर्माइलेशन लिख दे तो ये रिएक्शन हम HCN की हेल्प से भी कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उस केस में इसको फॉर्माइलेशन बोल देते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है दिस रिएक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन यूनिट 2। ये हमने पढ़ी है भाई, पहले रिएक्शन देख लेना कहाँ पढ़ी है। ठीक है, इसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही हैं जो मैं तुम्हें नहीं कराऊंगी, ये तुम्हें खुद पढ़नी है। 4 पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट एंड सॉल्युबिलिटी, ये सब। ठीक है, तो तुम खुद पढ़ लेना ये। उसके बाद मेन एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अब, नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होनी चाहिए थी एल्डिहाइड कीटोन्स की, कि क्या होंगी केमिकल रिएक्शन। उससे पहले थोड़ा जनरलाइज्ड फॉर्म में तुम्हें समझाना चाहता है कि किस तरह की रिएक्शंस ये एल्डिहाइड और कीटोन्स शो करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन हमने थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर बना ली थी पहले ही, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस ये शो करते हैं। एडिशन मतलब ऐड होना, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा। अब कार्बोनिल का स्ट्रक्चर हम बहुत बार पहले भी पढ़ा है, समझ में भी आ गया था, लेकिन फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरह से पढ़ते हैं, क्यों होता है ऐसा ये भी हमें पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये अपनी तरफ खींच के रखता है। इस बीच में जो ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है इसको अपनी तरफ, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है। इस वजह से इस तरह की पोलैरिटी जनरेट होती है। अब इस पोलैरिटी की वजह से या तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे यहाँ पर, या फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो ऑक्सीजन पे ऐड हो। दो तरह की रिएक्शन शो कर सकता है ना। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल जो आकर यहाँ पर ऐड होगा। अब इसका एक और पॉइंट यहाँ पर ये डिस्कस किया हुआ है जो कि हम आगे अगले पेज पर थ्रू डायग्राम ही देख लेते हैं। देखो, जो कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता है। देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है ये प्लेनर होता है, मतलब जो पाई बॉन्ड जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है वो तो आउट ऑफ प्लेन है, लेकिन ये जो सारे एटम है ये इन प्लेन है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। और ये जो एंगल होता है ये 120 डिग्री होता है। ठीक है ना, ये हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है, अगर मैं फ़ोन की स्क्रीन को अब एक प्लेन मानूँ तो न्यूक्लियोफाइल इसके नीचे से या फिर इसके सामने से, फ्रंट कैमरा समझ लो या बैक कैमरा से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इस तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो एक बीच में अब बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। वो ट्रांजिशन स्टेट टेट्राहेड्रल फॉर्म में होगी। देखो यहाँ पर दिखाया भी इन्होंने,
टेट्राहेड्रल फॉर्म की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अगर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आया है तो पूरे के पूरे ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है वो उसको पीछे की तरफ धकेल देगा, और अगर नीचे से आया है तो बाहर की तरफ, फ़ोन की स्क्रीन से बाहर की तरफ आ जाएंगे तीनों मॉलिक्यूल। इस तरह से समझो तुम, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल स्पीशी बना लेता है इस तरह से। यहाँ पर देखो न्यूक्लियो, ये कंप्लीट नहीं दिखाना चाहिए था, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन इकट्ठा दिखाते हैं ना। तो जो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड है ये तो फॉर्म हो रहा है, और ऑक्सीजन के साथ ये जो डबल बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस तरह से दिखाते हैं ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल अब फाइनली जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के बाद, अब बॉन्ड कार्बन के साथ जैसे ही बनेगा तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है ना। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम्प्लीटली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाती है। अभी तक देखो यहाँ पर पार्शियल चार्ज शो कर रहा था, लेकिन अगले स्टेप में यहाँ पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या शो कर रहा है कि कार्बन की तरफ से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर गया है, ठीक है। तो अब जैसे ये होगा, अब ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं दिखा है, इसका मतलब ये एक स्टेबल स्पीशी है, मतलब ये कम्प्लीटली फॉर्म्ड होती है। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन स्टेट की तरह मोमेंटरीली बने, थोड़ी देर के लिए बने, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रक्चर कम्प्लीटली बनेगा, स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। तो अब जैसे ये बनेगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये फटाफट से क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके इस तरह से एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा। और ये क्या, एक एडिशन हो गई है किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। तो एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो रिएक्शंस बेसिकली हमने देखी, किस तरह की रिएक्शंस शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करेंगे। यहाँ पर देखो एक बात लिखी हुई थी, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो फ्लैट होता है, और इसी वजह से, फ्लैट होने की वजह से और इसकी पोलैरिटी की वजह से, दो ही कारण हैं जिनकी वजह से रिएक्शन ये यहाँ पर शो करेगा। देखो पोलैरिटी की वजह से और एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि हम लेटर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो फ्लैट होता है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स, ये कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो अब यहाँ पर नीचे रोल ऑफ एसिड कैटालिसिस और बेस कैटालिसिस, अब दो तरह से रिएक्ट कर सकता है मॉलिक्यूल, एसिडिक कंडीशंस में भी और बेसिक कंडीशंस में भी। तो एसिडिक कंडीशंस में कब रिएक्ट करेगा और बेसिक में कब, वो पढ़ने वाले अब हमारा अगला टॉपिक ये है। तो जैसे अब यहाँ पर देखो, अगर एसिड कैटालिसिस है, कैटालाइज्ड है हमारा न्यूक्लियोफिलिक, हमारा न्यूक्लियोफाइल उन्हीं कंडीशंस में ऐड हो रहा है जब कोई एसिड डाल रखा है। तो ये होगा कब, जब हमारा न्यूक्लियोफाइल वीक हो थोड़ा सा, मतलब इतना वीक हो कि वो कार्बन पर अटैक ना कर पा रहा हो। तो उस केस में हमें कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है। अब यहाँ पर देखो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ कार्बन पर, लेकिन हमारा न्यूक्लियोफाइल है वीक है। अब वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो चार्ज स्पीशी होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और जिन मॉलिक्यूल्स पर लोन पेयर होते हैं उनको वीक न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल या फिर अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं वाटर, अल्कोहल, थायो अल्कोहल्स, अमीन्स, इनको अगर ऐड करवाना है तो वो तभी ऐड हो सकते हैं जब तुम रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम करवाओ, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन कराओ। ऐसा क्यों कह रहा है, तो यहाँ पर देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है पार्शियली, ठीक है ना, पोलर होता है, हमें ये पता है। लेकिन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल भी इस कार्बन पर इजीली अटैक कर सके, ठीक है ना। हमारा न्यूक्लियोफाइल के पास सिर्फ लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से वो ऐसे कार्बन, ऐसे सेंटर पर अटैक करेगा जो खुद जिसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को जनरेट करने के लिए एसिड डाला जाता है। देखो H पॉजिटिव जैसे ही आएगा, आकर किस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अटैच होगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर अटैच, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन होना। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन जैसे ही होगा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो कंप्लीटली चार्ज डेंसिटी देखो इसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर गई, ठीक है। जैसे ही की तो कार्बन पर अब देखो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्या है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो अब हमारा एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी इससे आकर एडअप हो सकता है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल या अमोनिया मॉलिक्यूल्स, अमीन्स की डेरिवेटिव होते हैं जैसे, ठीक है। तो ये इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पर यही समझाने की कोशिश है ये सब, कि क्या होता है
रोल ऑफ एसिड कैटालिसिस, कब हमें एसिडिक कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। अब दूसरा जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है नीचे, उसमें ये समझाने लग रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बेसिक कंडीशंस में भी पॉसिबल हैं। तो बेसिक कंडीशंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा न्यूक्लियोफाइल खुद ही बेस का भी काम करे और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करे। तो इस केस में यूजुअली हम पढ़ते हैं कौन से न्यूक्लियोफाइल होंगे, जो स्ट्रॉन्ग होंगे, जैसे RMGX जो है एक मॉलिक्यूल, इसमें जो ये R है इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, ठीक है ना। तो बेसिक कंडीशंस में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस होंगी उसमें ये इंक्लूड करेगा किस को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शंस को या फिर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को, ठीक है ना। तो ना लास्ट में फिर देखो यहाँ पर अगले पेज पर ये जो ऊपर बात लिखी हुई है जो मैंने अभी अभी बोली है, ये इसको कंक्लूड करके लिख रहा है। क्या लिखा है इसने, पहले मैं एक बार वर्बली पढ़ देती। इन एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस द प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अकर्स। सबसे पहला स्टेप एसिड कैटालिसिस में प्रोटोनेशन होगा ताकि हमारे कार्बन की डेफिशिएंसी इंक्रीज हो और हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सके। लेकिन प्रायर टू मतलब लेकिन बेसिक कंडीशंस में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस होंगी उनमें पहला स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। प्रोटोनेशन नहीं होगा, पहला स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देखो ये नीचे हम थोड़ा सा फिर से आ जाते हैं इस पैराग्राफ पर। देखो जब हमारा न्यूक्लियोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो थोड़े से कम भी अगर कार्बन पर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की तब भी उस पर अटैक कर सकता है और इस तरह की एडिशन शो कर सकता है। अब जो प्रोटोनेशन हुआ है वो ऑक्सीजन के बाद में हुआ है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन बाद में अटैच हुआ है, सेकेंड स्टेप में हुआ है। पहले क्या हुआ है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ है, ठीक है। तो एसिड और बेसिक कंडीशंस का यही डिफरेंस है, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड में न्यूक्लियोफिलिक, अब आगे मैकेनिज्म बार बार नहीं समझाएगा, लिखा तो होगा लेकिन बार बार मैं ये समझाऊंगी नहीं कि एसिडिक कंडीशंस में पहले क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ। तो ये इसलिए रफली सा थोड़ा पहले दे रखा है कि तुम पहले ही माइंड में क्लियर करके चलो, ठीक है ना, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में एसिडिक कंडीशंस में पहले क्या होगा और बेसिक में पहले क्या होगा। यहाँ पर देखो इन्होंने क्लियरली लिखा है। उसके बाद देखो दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की समझाने की कोशिश कर रहा है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जो होते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं, पहले तो वही समझ लेते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप के जो दोनों तरफ अगर कार्बन ही है तो ये दोनों कार्बन कहलाते हैं अल्फ़ा कार्बन, और इन अल्फ़ा कार्बन पर अगर कोई हाइड्रोजन है तो वो कहलाते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, ठीक है, इनको कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर मतलब इजीली रिमूव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उसके दो कारण हैं। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस आएगा और इनको एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि साथ में क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है ना, तो इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर देगा। ये देखो इधर स्क्वायर ब्रैकेट में जो दिखाया है ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ही दिखाया है, ठीक है ना। तो इन हाइड्रोजन्स की एसिडिटी के दो रीज़न हैं, वही पहला कि कार्बोनिल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन से खींचे फिर कार्बन ने हाइड्रोजन से खींचे, ठीक है ना, तो इस वजह से हाइड्रोजन लूजली बाउंड हो जाता है। और दूसरा कि जो बनेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कार्बन आयन वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। मतलब जब कोई चीज़ स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगी तो उसके फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे ना, तो इस वजह से ये हाइड्रोजन ईजिली रिमूवेबल होते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक भी तुम्हें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब कंपेयर करेगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है या कीटोन्स, इनका कंपैरिजन थोड़ा सा यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है। तो अब इसमें वापस वहीं आ जाते हैं एक बार इस स्ट्रक्चर पे, इस पेज पर जो सबसे ऊपर यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो इस पर वापस मैं क्यों आई हूँ। अब देखो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही एडअप होता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में दो ग्रुप लगे हुए हैं आर आर डैश। अगर ये आर आर डैश जितने ज़्यादा बड़े होंगे तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, ठीक है ना, हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखो पहले जो ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट था 120 डिग्री का एंगल था, 3
एटम्स के बीच में, इस आर के बीच में, इस आर और इस ऑक्सीजन, और सेंटर में क्या है हमारा कार्बन एटम है, ठीक है ना। तो हिंड्रेंस इतनी नहीं थी। अगर किसी ने पढ़ी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी, तो 109 से ज़्यादा जब भी एंगल होता है तो वहाँ पर हिंड्रेंस उसको नामात्र की मानते हैं, मतलब है ही नहीं हिंड्रेंस, ये मानते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर इससे कम का एंगल होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, तो उसको ये बोल देते हैं कि हाँ यहाँ पर हिंड्रेंस है, समवट हिंड्रेंस प्रेजेंट है। तो वो यहाँ पर है थोड़ा सा लॉजिक कि जब न्यूक्लियोफाइल आकर एडअप होता है तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एंगल है वो 120 नहीं रहता, वो अब कितना हो गया है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में सबको पता है 109 डिग्री 28 सेकेंड, इस तरह का कुछ एंगल होता है, ठीक है। तो हिंड्रेंस यहाँ पर डेवलप हो जाती है। अब ये आर के ऊपर डिपेंड करेगा, आर जितना बड़ा हिंड्रेंस उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हिंड्रेंस उतने ही इस ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन के चांसेस कम, मतलब उतनी ही उस कंपाउंड की न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्टिविटी कम, मतलब वो मॉलिक्यूल उतना ही अवॉइड करेगा कि एक न्यूक्लियोफाइल आके उसके ऊपर एडअप हो। तो आर के ऊपर, इन दोनों आर के ऊपर डिपेंड करेगा कम्प्लीटली, ठीक है ना। तो इस पूरे पैराग्राफ में वही बातें समझा रहा है जो मैंने अभी अभी बोली कि दोनों अल्काइल ग्रुप्स पर डिपेंड करेगा कि क्या तुम्हारा मॉलिक्यूल एडअप करवाना चाहता है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल या नहीं करवाना चाहता, ठीक है। तो अब ऊपर देखो एक पैटर्न ड्रॉ कर रखा है। सबसे पहले देखो, अगर दोनों आर की जगह एच हों तो साइन देखो बीच में ग्रेटर देन का लगा रखा है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड होगा, उसके बाद एसीटल्डिहाइड, उसके बाद एसीटोन, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब क्लियरली क्या हुआ, अब एल्डिहाइड में तो देखो हमेशा एक एच तो होगा ही, और कीटोन में दोनों तरफ क्या होंगे आर ग्रुप, तो क्लियरली कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के लिए, कौन ज़्यादा ईगर होगा, क्योंकि इस केस में हिंड्रेंस कम होगी ऑब्वियसली। तो एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी हमेशा किससे ज़्यादा होती है, कीटोन से ज़्यादा होती है। और एल्डिहाइड में भी देखो इसने सबसे पहले कंपेयर कर दिया है, अगर दोनों एच हैं तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा। तो ये तो स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर से पढ़ा अभी अभी हमने कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से भी ये दोबारा समझाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट से समझाने की कोशिश करेगा। देखो जब ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई, न्यूक्लियोफाइल एडअप होना चाह रहा है और ये बॉन्ड तो फॉर्मेशन हो रहा है और नीचे वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट एक बीच में बनती है, हमने देखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। तो इस ट्रांजिशन स्टेट को जो फैक्टर स्टेबलाइज करेंगे तो वो मतलब वो फैक्टर उसको उसकी फॉर्मेशन को ईजी बनाएंगे, और जो फैक्टर उसको डीस्टेबलाइज करेंगे मतलब वो उसकी फॉर्मेशन को टफ बना रहे हैं, मतलब ट्रांजिशन स्टेट उतने ही बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब कौन से फैक्टर की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ पर एल्डिहाइड में देखो आर एच होता है, कीटोन में आर आर। अब यहाँ पर सिर्फ एक आर ग्रुप है एल्डिहाइड में जो क्या शो कर रहा है, प्लस आयन इफेक्ट, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डाल रहा है और दोनों तरफ इसके नेगेटिव चार्ज स्पीशी हैं, तो मतलब ये इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर रहा है, समवट डीस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो दो दो कर रहे हैं ऐसा, यहाँ पर तो दो आर ग्रुप लगे हुए हैं, वो दोनों ही कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहे हैं तो मतलब इस ट्रांजिशन स्टेट को डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो किस केस में ज़्यादा डीस्टेबलाइज है दोनों में ही डीस्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन कंपेरेटिवली अगर बात करें तो इस केस में ज़्यादा डीस्टेबलाइजेशन है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी उसी बात को सपोर्ट कर रहा है जो स्टीयरिक फैक्टर कह रहे थे कि एल्डिहाइड में क्या होगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, वो इजीली रिएक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन का कंपैरिजन हुआ। अब नीचे वाले पैराग्राफ में एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहा है, ठीक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक में भी वही आ जाएंगे स्टीयरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दोनों बात इस बात को सपोर्ट करेंगे कि एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि एक तो एरोमेटिक में साइज़ आ जाता है रिंग का, ठीक है ना, और एलिफेटिक में ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या कहता है, अब पहले हम अगले पेज पर ही आ जाते हैं फिर वापस इस पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखो एरोमेटिक रिंग जो होती है वो रिंग इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रही होती है। देखो यहाँ पर देखो, तुम्हें दिख भी रहा होगा ये एरो मार्क जो दिखा रखा है इस स्ट्रक्चर में, तो वो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डाल रही है
इसका मतलब उसने कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया। तो ये तो कार्बन की इसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ही कम कर दी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है ना, इसने तो कार्बन की डेफिशिएंसी को ही ख़त्म कर दिया। इन 3 स्ट्रक्चर्स में देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, इसका मतलब इसने तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया, एक तरह से ये समझ लो। ठीक है ना, तो एरोमेटिक जो एल्डिहाइड या कीटोन होंगे उस केस में रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगी एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक। ठीक है, अब नीचे फिर एलिफेटिक को इटसेल्फ जैसे यहाँ पर फिर से थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा है। एलिफेटिक देखो तीनों ही क्या है, ये फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और ये एसीटोन। अब ये तो वही ऊपर वाली बात जो अभी अभी हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टीयरिक फैक्टर, कि यहाँ पर तो 2 H हैं भाई, यहाँ पर एक मिथाइल आ गया, यहाँ पर 2 मिथाइल आ गए, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। ठीक है, अब नीचे देखो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर एलिमेंट लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई एंटिटी लगा दें अगर कौन से कार्बन पर, एडजेसेंट कार्बन पर, जो कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट है, तो वो क्या करते हैं, वो रिएक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो एटम लगाया होगा आपने, वो कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ा देगा, और जैसे ही बढ़ाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजी हो जाएगा। ईजी हो जाएगा तो मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो यही सेम बात अब ये अगले पेज पर भी समझाएगा। देखो यहाँ पर नीचे वाले देखो ये एग्जांपल, ये वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हो बेंजीन रिंग पर, तो फिर रिंग अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर निकाल पाएगी, किस में, कार्बोनिल कार्बन में अपने इलेक्ट्रॉन पुट अप नहीं कर पाएगी, और उसकी रिएक्टिविटी को एक तरह से बढ़ा ही देगी। ठीक है ना, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अब की बार बनी रहेगी अगर क्या लगा रखा हो, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो लगा रखा है यहाँ पर। अब इस केस में कोई इलेक्ट्रॉन कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो ये सबसे पीछे, इसने तो और ज़्यादा बढ़ा दिया कि रिंग जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन खुद कार्बोनिल को दे, तो इसकी रिएक्टिविटी तो ऑब्वियसली सबसे कम, और यहाँ पर ये बीच में क्योंकि इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट वाले की रिएक्टिविटी। आई होप सबको समझ आए भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही।